नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन पटेल जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 20 दिसंबर और 20 दिसंबर को आपका IB, SA एंड FTS का एग्जाम था जो कि 3 शिफ्ट में एग्जाम था। आपका फर्स्ट शिफ्ट का हमने क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया था। बाकी सेकंड शिफ्ट का आप लोग का कमेंट आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सेकंड शिफ्ट का भी आप क्वेश्चन है जो कि लेकर आइए। तो जितना भी हो सका है हमसे सेकंड शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। 15 से 20 क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों का आगे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो भी आपको बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम पर आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर आंसर लिखा गया है वो आपका क्वेश्चन में हो और आपका अनुच्छेद 21 आपके ऑप्शन में हो। ठीक है, तो इससे आप लोग को कोई भी तकलीफ नहीं लेना है कि क्वेश्चन अलग है या आंसर अलग है, लेकिन हाँ सेम पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। तो अनुच्छेद 21 आपका उसी के अंतर्गत आता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आपका एक मौलिक अधिकार है, ये आपका पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपकी PCS लेवल का एग्जाम हो, या आपकी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों का अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक आपके मार्केट में नहीं है, तो टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर ऑफर भी चल रहा है द चैंपियन सेल के नाम से। इस सेल में आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपको 314 रुपये में, ईयरली पास जो प्रो है वो आपको 449 रुपये में। आप बोलिएगा पास में और पास प्रो में अंतर क्या है। तो पास प्रो अगर आप लेते हैं तो आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। पास लीजिएगा तो बस एक बार दीजिएगा, उसका खेल खत्म। इसके अलावा PYQ को भी आप एक्सेस कर पाते हैं पास प्रो लेते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छा है, एग्जाम से पहले नहीं दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। एग्जाम जब देने जाइएगा, मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा उसका घाटा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये सोसाइटी का स्थापना किया जाता है। अगर आप वर्ष पूछेगा किस वर्ष में किया गया था तो सन 1905 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। इस संघ को बनाने के लिए गोखले द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इससे पहले जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे वो आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस सोसाइटी को बनाने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। ठीक है, इस संघ का गठन शिक्षित भारतीयों के एक छोटे समूह के साथ किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना की बात करते हैं, आपसे शायद पूछा गया था कब पूछा गया था। ठीक है, तो कब पूछा गया हो या किसने पूछा गया हो, कोई पूछा गया हो, दोनों का आंसर आपके सामने है। कब पूछा गया होगा तो 22 दिसंबर सन 1921 को शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। किसने किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है गीतांजलि पुस्तक के लिए, तो इस बात को याद रखिएगा। सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने और उनके 5 छात्रों ने, ठीक है, उनके सबसे बड़े बेटे सहित और समान संख्या में शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल की स्थापना उन्होंने किया था। इसके अलावा उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को रचित किया है। एक तो जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है, एक है अमर सोनार बंगाल। ठीक है, अमर सोनार बंगाल या माई गोल्डन बंगाल जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इस बात को याद रखिएगा। इन्हें बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें बर्ड ऑफ बंगाल भी इन्हें कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ब्रह्म समाज भी जान लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो शायद आप में के नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में बात करते हैं तो दिसंबर 2023 तक में, ठीक है, दिसंबर 2023 तक आपका संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इस बात को याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आपका भारत का है, जिसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आपका 25 भाग है।
इसके अलावा 12 अनुसूची है और आपका 105 संशोधन अभी तक अक्टूबर 2022 तक हो चुका है। ठीक है, 106वां संशोधन भी आपका हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। लगभग 470 अनुच्छेद है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। लेकिन जब संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था। इन दोनों डेटों को भी याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब आपका संविधान लागू हुआ, उस समय को मूल संविधान कहा जाता है। उस समय आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और आपका 22 भाग थे। बाद में आपका 3 भाग जोड़ा गया था, तो 25 भाग अभी वर्तमान में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है। आपसे सिर्फ शहरी पूछा गया था, ग्रामीण में अपने मन से जोड़ दिया हूँ क्योंकि नॉलेज लेना कहीं से मिले आपको लेना चाहिए। तो जब आप शहरी को याद रखते हैं तो ग्रामीण को भी याद रखिएगा। कभी कभी ये होता है कि आपको एग्जाम में शहरी पूछ दिया जाता है, ग्रामीण आपको याद आता है, तो उससे भी आप लोग अनुमान लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण का जो लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका था 949। ठीक है, 949 आपका था ग्रामीण का। इसके अलावा जो शहरी का लिंगानुपात था वो आपका 929 था। ठीक है, 929 था, शहर का कम था, ग्रामीण का ज़्यादा था। इस बात को याद रखिएगा। लिंगानुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को निकालते हैं कि 1000 पुरुष पर कुल महिलाएं कितनी हैं। भारत की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.06 करोड़ आबादी है और उसमें महिलाओं की संख्या आपका 48.5% है। इसके अलावा 2011 के जनगणना की कुछ प्रमुख बिंदु को बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। या आपका बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में ये हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल में है। न्यूनतम साक्षरता दर आपका बिहार का है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख बिंदु है जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित कहाँ है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। काशी जो विश्वनाथ मंदिर है आपका हिंदू मंदिर है और शिव भगवान को समर्पित है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की जब हम लोग सहायक नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी की तो सहायक नदी बहुत सारी है, बाएं किनारे भी हैं, दाएं किनारे भी हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में दिया गया हो और उसके ऑप्शन में तुंग भद्रा दिया गया हो तो तुंगभद्रा दिया गया हो तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी दिया गया हो तो और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे बाएं किनारे की सहायक नदी हैं आपका भीमा हो गया, इसके अलावा डिंडी हो गया, इसके अलावा पेदायुगु हो गया, मूसी हो गया, पलेरू हो गया, मुनेरू हो गया। ये सभी नदियाँ आपका बाएं किनारे की सहायक नदी हैं। दाएं किनारे की सहायक नदी में हैं जैसे निरंजना हो गया, जिसे कुदली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपका वेना हो गया, कोयना हो गया, पंचगंगा हो गया, दूधगंगा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माला प्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया। ये सभी आपके दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हैं। तो पीसीएस लेवल के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी बाएं किनारे है, कौन सी नदी सहायक किनारे है, दाएं किनारे की है। बस आपसे पूछा गया कौन सी बस सहायक नदी है, तो इनमें से कोई एक नाम दिया गया हो। मेरे ख्याल से तो तुंगभद्रा ही दिया गया होगा। नेक्स्ट आपका है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक की बात करते हैं तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। मिल्खा सिंह के विषय में आप लोग को मुझसे ज़्यादा मालूम होगा। मिल्खा सिंह के ऊपर एक फिल्म भी बना है फ्लाइंग सिख के नाम से। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह मूवी का ही नाम है। इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक की बात करते हैं तो अगर आपको यहाँ द रेस ना लिखकर अगर आपको यहाँ पर लिख दिया जाता द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो ये पुस्तक किसी और का हो जाता। ये पुस्तक होता किसी का, तो ये पुस्तक आपके क्रिकेटर युवराज सिंह का होता। युवराज सिंह के पुस्तक का भी नाम है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, युवराज सिंह। इसको याद रखने का बहुत नॉमिनल ट्रिक है। रेस होगा तो रेस से संबंधित आपके मिल्खा सिंह हो गए, रेस एथलेटिक्स से संबंधित है। टेस्ट होगा तो टेस्ट आपका क्रिकेट से टेस्ट मैच होता है, क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट का ही नाम याद रखना है युवराज सिंह। ठीक है, इस प्रकार करके और बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी हैं, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये दोनों आपको याद रखिएगा, दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता। तिब्बत के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में पूछा गया था, तिब्बत और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से, तो इसका राइट आंसर आपका सांगपो होगा।
इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, चीन में भी होती है, इसके अलावा भारत में भी होती है और आपका बांग्लादेश में भी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चीन के तिब्बत पठार से निकलती है तो वहाँ पर सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये घुसती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जानते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम जानते हैं। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो अनब्रेकेबल जो नामक पुस्तक है वो आपके मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मैरी कॉम के बारे में मालूम होगा, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मैरी कॉम के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। साथ में एक पुस्तक है गोल्डन गर्ल के बारे में। गोल्डन गर्ल पुस्तक अगर आपसे पूछा जाता, गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये आपका पीटी ऊषा के द्वारा ये पुस्तक है जो कि आपका लिखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जब अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका अनुराधा रॉय हो जाएगा। इनकी पुस्तक थी एक, इनका उपन्यास था ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए ही इनको अनुराधा रॉय को 2022 का अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट आपका है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये पुस्तक आपके अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रख लीजिए। ये पुस्तक लिखा गया, आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला है हु फॉर्म्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HSRA के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना आपका भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना 1928 में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे कि HSRA के नाम जानते हैं, वाज ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले का नाम था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, यानी कि पहले का नाम था आपका HRA, जो कि बाद में बदल दिया गया था 1928 में HSRA, ठीक है। 1928 में जब इसका स्थापना किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का, तो इसके फाउंडर हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी हुए, सचिंद्र नाथ सन्याल बख्शी हुए, सचिंद्र नाथ सन्याल भी हुए, जोगेश चंद्र चटर्जी हुए। इन्होंने HRA का स्थापना सन 1924 में किया था। इसके बाद इस जो संगठन था इस पर अंग्रेज़ों के द्वारा आपका प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से भगत सिंह 1928 में इसी का नामकरण करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर देते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भगत सिंह के द्वारा सन 1925 में एक और सभा का स्थापना करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा का भी अगर आपसे पूछेगा कि स्थापना कौन है या कब हुआ है, तो 1925 में हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और HRA का जो स्थापना हुआ था आपका ये हुआ था कानपुर में, और HSRA का स्थापना आपका दिल्ली में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है आपके राज्य का। तो इसका राइट आंसर आपका द गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर यानी कि राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कामकाज में मुख्यमंत्री ही मुख्य कार्यकारी होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नामांकित करता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका ट्रैफिक से कि व्हाट डज द स्टॉप हैंड सिग्नल। तो स्टॉप हैंड सिग्नल का जो आपका मतलब होता है टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग सिमिल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड टू अलाउ व्हीकल कमिंग फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दूरसंचार विधेयक के बारे में। तो दूरसंचार विधेयक के बारे में क्या पूछा गया था, इसके बारे में तो मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो चुका है, लेकिन दूरसंचार विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 कहते हैं, ये आपका 18 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था। किसने पारित किया था, तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लोकसभा में ये पारित किया गया था। ये जो बिल है आपका 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को बदलने के लिए लाया गया था। तो ये जो भी पूछा गया हो आप लोग देख लीजिएगा क्या पूछा गया था, बाद बाकी हमको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन जो कि आपके IBA ऐसे MTS सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।